हेलो। मैं राघवेंद्र सिंह आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते ही हैं, कक्षा 10 के अनसॉल्व्ड पेपर गणित की सीरीज चला रहा हूं मैं। तो जैसा कि आप देख, पिछले दिन का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गए थे। 2020 का सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल समय नहीं लूँगा ज़्यादा, और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है बच्चों, देखिए, हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा बच्चों, ये वीडियो अगर ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है या आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा चैनल ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, और बेल आइकन दबाने से आपको जैसे ही नया वीडियो कोई अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर इतना ही कहूँगा, और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम तुरंत क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ठोस का आयतन पूछा गया। ठोस कैसा है? बेलनाकार है। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना, दिया है। सब बातें बात की हैं, पहले चित्र बनाएंगे। ये बेलनाकार आकृति है, इसके ऊपर से ना जो अर्धगोलाकार इस तरह से, है ना, इस तरह से ये ये ठोस है पूरा। देखिए, ये जो मैंने डॉटेड बनाया ना, ये भी एक्चुअली ऐसा ही है। डॉटेड नहीं, डॉटेड बनाने के लिए क्या है, गोल आकृति को डॉटेड ही पहले बनाते हैं जिससे कि कोई गलती हो तो आसानी से सुधारी जा सके। इस तरह का है। ये जो यहां से यहां तक टोटल है ये 20 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अगली बात क्या कह रखा है कि बेलन का व्यास, ये जो यहां से यहां तक है ये 7 सेंटीमीटर है। तो आप समझ रहे होंगे बेलन का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और देखिए अगर ये वाली जो है मैं यहां से यहां तक मिलाऊं तो ये कितनी है? 7/2। यहां से यहां तक मिलाऊं तो 7/2। ये यहां से 7/2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7/2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो है ना ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धगोला है ना। तो उसमें क्या किया गया है कि तो अर्धगोले की एक्चुअली ये त्रिज्या समझिए, ये बेलन का व्यास हो गया तो बेलन की त्रिज्या हो गई। ठीक है, बेलन की त्रिज्या भी हो गई है, और जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है, क्योंकि अर्धगोला बेलन के ऊपर अध्यारोपित है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों? 7/2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं बेलना। ये पूरी तो हाइट देखिए 20 है, यहां से यहां तक 7/2, यहां से यहां तक 7/2, तो टोटल हो गई 7। तो यहां से यहां तक कितनी रह गई? ये रह गई 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो, अब देखिए अर्धगोले को छोड़कर, ठीक है ना, दो अर्धगोले हैं, प्रत्येक लिख दो यहाँ पे, प्रत्येक अर्धगोले, है ना। तो 2 अर्धगोले हैं तो पूरा गोला कंप्लीट हो जाएगा। तो बचे हुए शेष बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है बच्चों?
13 सेंटीमीटर, इतना मेरे को पता चल गया। चलिए मैं यही बात करता हूँ, बेलनाकार भाग का। अब टोटल का आयतन पूछा गया है मेरे से, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बेलनाकार का आयतन निकाल लेता हूँ। ठीक है, बेलनाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाइस का मतलब 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ना ऊंचाई जी गई, ये एच हो गई, ये इसको एच मान लिया, इसको आर मान लिया, और वहां पर भी आर ही आर है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आने वाला है, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 11 11 सत्ती 77 इंटू 13/2, मतलब 13 सत्ते 91, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 13 सत्ते 91 की 1, 13 सत्ते 91 900 अपॉन 2, मतलब 500.5 या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बल्कि क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अर्धगोले का। अर्धगोलाकार भाग का आयतन, तो देखिए अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, एक अर्धगोला ऊपर है, एक अर्धगोला नीचे है, तो पूरा गोला हो गया, तो पूरे गोले का आयतन हम, एक तो तरीका ऐसा है, अर्धगोला है, चलिए लिख देते हैं, 2 अर्धगोले हैं तो 2/3 पाई आर क्यू से, है ना, तो 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 इंटू 7/2 दिख रहा है ना बच्चों पूरा। ठीक है, इतना दिख रहा है। चलिए बाकी का मैं कोशिश करता हूँ इधर लगाने की। ठीक है, इधर क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या क्या कट जाएगा, काट देते हैं, 2 से 2, 2 से 2, 2 से कट के 11 रह गया, 7 से 7 कट गया, मतलब ये वाला हो जाएगा 11 सत्ते 77, यानी कि 11 इंटू 7 सत्ते 49/3 रह गया। इसको क्या लिखा जाएगा, 11 निम्मा 99, 11 चौगु 44 और 9 53/3, या इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचे, 3 नेम 27, फिर 2 बचे, तिछक 18, और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे से पूछा गया है पूरे ठोस का आयतन, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे पूरे ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, बेलनाकार और गोलाकार भाग का आयतन दोनों का योग करेंगे, है ना, तो ये कितना होने वाला है, 500 प्लस 5 प्लस 179 इंटू 666 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया टोटल, जोड़ लेंगे कितना होने वाला है, यदि 6 की जगह पे मैं यहाँ पे 6-7 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 6 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 5 और 1 6, ये हो गया है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ थोड़ा वो पीछे यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ मुझसे आपको, 179.666 है ना, और सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, बाकी उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये, मतलब ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इस तरह हमारा आंसर आता है 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों, इन सवालों को लगाने में कठिनाई नहीं होती है, आपको सूत्र याद है, लगाने का तरीका पता है, बस ये जो सवाल हैं आपके पेपर में ज़्यादा समय कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सवालों में आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी कठिनाई हो जाती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सभी संख्याओं का गुणा करते रहते हैं। मैं आपको इसके बारे में बेहतरीन राय देना चाहता हूं कि आप किसी भी संख्या को गुणा या भाग करने से पहले आप ये देखें क्या उस संख्या का कोई भी सरलतम रूप बन सकता है। अगर बन सकता है तो आप वैसा ही सरलतम रूप करिए। देखिए मैंने क्या किया था इन सवालों में,
कि 22/7 के कुछ नहीं कट रहा था यहाँ पे। अगर मैं 3.5 कर देता ना इसको आधा, तो आप चक्कर में पड़े रहते दशमलव लगाते ही। मैंने दशमलव नहीं लगाई, 7/2 रखा। अगर मैं चाहता तो इसका आधा 3.5 भी लिख सकता था, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने 3.5 ना लिख के 7/2 लिखा, जिससे कि मुझे 2 से सरलतम रूप करने में आसानी हो गई, और जो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा समय लेती वो बिल्कुल आसानी से कम समय में हो गई। इसी तरह बच्चों आपको पेपर में समय को बचाना होता है, क्योंकि पेपर तो सभी कर लेते हैं, सभी बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, सभी बच्चे गणित को अच्छी तरह से लगाना भी जानते हैं। बस बात ये होती है कि परीक्षा में समय को मैनेज कैसे किया जाए, कि 3 घंटे के अंदर आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें कौन हल कर सकता है। इसके लिए चाहिए आपको एक बेहतरीन अप्रोच। वो अप्रोच आपको यहाँ पे बिल्कुल दी जा रही है कि आप किसी भी सवाल को बिल्कुल दशमलव में ना बदलें। जब तक आप सरलतम रूप बना सकते हैं तो आप उसे बनाएं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का खा। उसमें देखिए चित्र दिया गया है, जो दिया गया है वो मैं लिख लेता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का खा है, जिसमें ये चित्र दिया गया है, और ये दिया गया है कि OA.OB बराबर OC.OD, ये दिया गया है हमको, ठीक है। यहां से क्या है कि अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, ये एक तरीके से ऐसे समय दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण सी बा कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। देखिए ये वाला कोण सी के बराबर है, इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, वो ये कह रहा है सवाल, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर जो दिया गया है मैं वहीं से उपपत्ति स्टार्ट करता हूं। उपपत्ति की अंग्रेजी होती है बच्चों प्रूफ, मतलब यहां से अब हम सिद्ध करेंगे कि ये चीज है। चलिए मेरे को दिया गया है OA.OB बराबर OC.OD, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए OA ये वाली लाइन है, तो OA बटे मैं लिख सकता हूं इस त्रिभुज की। देखिए मैं दोनों त्रिभुजों में बात करता हूं, दोनों त्रिभुजों में। देखिए ये इस त्रिभुज की होगी तो OC है उस त्रिभुज की, बटे OC। इसको लिख सकता हूं OD बटे OB, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है कि मैं देख रहा हूं कि त्रिभुज AOD त्रिभुज BOC में यही बात कि यदि दो भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हैं, OA बटे OC है और OD बटे OB है, यदि दो भुजाओं का अनुपात निश्चित है तो तीसरी भुजा का अनुपात भी निश्चित होगा, AD बटे BC। ये भी होगा, क्यों होगा कि ये मेरी समरूपता की प्रमेय है बच्चों। आपके चैप्टर में दिया गया है त्रिभुज, उसमें समरूपता को लेकर कई प्रमेय दी गई हैं। उसमें एक प्रमेय ये भी है कि यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी दो भुजाओं का संगत अनुपात दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो तीसरी भुजा का अनुपात भी बराबर ही होगा। तो इससे जैसे ही ये प्राप्त होता है तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इसलिए त्रिभुज AOD बार बार बी बन जा रहा है, त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज BOC के, है ना। बस जैसे ही ये समरूप हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब संगत कोण व संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, अनुपातिक होंगी, लेकिन संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ये कोण इसके संगत है, क्योंकि इसको जैसे ही इधर पलटेंगे ये इसके ऊपर हूबहू फिट हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर।
ये वाला इस लाइन के ऊपर, तो इसके अंदर अगर फिट करेंगे तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, इस तरह का। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, 100% होगा, कोई दो राय नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा कि कोण ए बराबर कोण सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए पहुंच जाएगा ना, और ये वाला पलटेंगे तो यहाँ पे बी वाला बी डैश पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगा। इसलिए क्या सिद्ध हो गया, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। बस मेरे को यही सिद्ध करना था, मात्र एक प्रमेय लगानी थी। क्या आप इससे इस रूप में और इससे इस रूप में ले जाना जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो आप बिल्कुल इस सवाल को प्रूफ करने में कोई समस्या नहीं होगी आपको। इस तरह सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के गा। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का गा में दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या के पहले तो अंकों की बात करते हैं। माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, एक बात, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब हमारी संख्या हो जाएगी 10y + x, है ना। ये 2 अंकों की संख्या हो गई। प्रथम शर्त क्या कह रही है कि अंकों का योग अंकों का योग कह रहा है ना, तो अंक कौन से हैं, x और y हैं। तो इसका मतलब हो गया है x + y बराबर 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय शर्त की। द्वितीय शर्त के अनुसार बात ऐसी है कि उसने कहा यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वो है 18 अधिक होती है। तो चलिए अंकों के स्थान बदलते हैं, संख्या कैसी हो जाएगी, अंकों के स्थान बदलने पर वही प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y, ये हो गई। अब ये वाली पहले वाली संख्या से 18 अधिक है, मतलब तो मैं क्या करूं, 10x + y में से 10y - x घटा दूं तो उत्तर मेरा 18 आना चाहिए, है ना। इसमें से इसको घटाएं तो उत्तर मेरा 18 आना चाहिए, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं इसको जैसे ही घटाएंगे तो देखिए ये माइनस का, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10x + y - 10y - x बराबर 18। इसको ही लिखेंगे हम लोग, देखिए 10 में से 1 गया तो 9x - 9y बराबर 18, या लिख सकते हैं x - y बराबर 2। क्या किया, 9 का 2 भाग दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे, है ना, व 2 जोड़ने पर क्या आने वाला है, इसको जोड़ेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12 2 14, यहां से आ जाएगा x बराबर 7, है ना। अब x बराबर 7 आया तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 7 + y बराबर 12, तो y बराबर कितना आने वाला है, 5। अतः संख्या फिर कौन सी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी ये, तो 10 × 5 + 7 मतलब 57। तो ये है हमारी अभिष्ट संख्या। ठीक है बच्चों, 57 हमारा आंसर आ गया है। इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो हमारे आप
फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। मेरा मोबाइल नंबर है 9670488710। इस नंबर पर फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि आपकी ये समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपके उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूं, जिससे कि आपकी तैयारी उस टॉपिक के अनुकूल हो पाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का घा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का घा ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, आप लोगों को कठिन लगा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो क्या, उसमें क्या दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अंतःकोण दिए गए। ठीक है, अंतःकोण क्रमशः ए कामा बी कामा सी है, और तो सिद्ध करना है। चलिए ये तो मुझे पता है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ए बी सी हैं, तो मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस कॉस ए, है ना, ये सिद्ध करना है। चलिए बात करते हैं उपपत्ति की। ये त्रिकोणमिति का सवाल है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो लिखा है सिद्ध करना है वो लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए एक मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये इसके कोण है ए बी सी, है ना। तो बच्चों ये तो बात आप जानते ही हैं, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, या लिख सकता हूं पाई। ठीक है, क्यों लिख सकता हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये बात होती है, इसलिए मैंने इसको लिखा, अपने मन से नहीं लिखा बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को अब करना है कि b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए, है ना। अब दोनों पक्षों में कोस लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, कोस में उत्तर आ रहा है। कोसाइन लेने पर जैसे ही लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी बराबर कॉस 180 माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए इधर तो कॉस बी प्लस सी सही आ रहा है, इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस ए। क्यों लिखा जा सकता है, चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, इसकी वजह से इसको ऐसे लिखा गया है। बस ये हो गया है हमारा प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया। बिल्कुल इजी सवाल था, ये भी सवाल कोई 4 नंबर में आने की चीजें बताइए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के का की। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यदि आप साथ में नोट नहीं कर पाते हैं, देखिए बच्चों एक तरीका और है कि अगर आप सवालों को ठीक से समझ के लगाएंगे तब तो ठीक है, और अगर उतारने में ही रहेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है कि जब मैं सवाल लगाता हूं तो आप पूरे ध्यान के साथ सवाल को समझिए। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा सवाल लग जाए, फिर आप नोट करिए। नोट करने से बेहतर है कि आप अपने मन से तुरंत उसी सवाल को लगाइए। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तब आप उसको फिर से देख लीजिए, अन्यथा आप लगाते जाइए। और अगर आप ऐसे भी लगा लेते हैं तो समझिए आपके अंदर सवाल का कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि मैं लगा रहा हूं और आप छाप रहे हैं। आपको समझना है, उसके बाद लगाना है, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर हल करना है, ना कि किसी का देखा हुआ छापना है। तो आपको पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो हल करने हैं। ठीक है बच्चों,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का उसे भी लगाते हैं हम अभी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के का में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कौन सी चाल से पता नहीं। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलो बच्चे, मैं मान लेता हूं, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है ना, x किलोमीटर पर घंटा है। तब 360 किलोमीटर दूरी चलने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना समय रेलगाड़ी ने लिया, कितना हो जाएगा। देखिए मेरे पास फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा ना। तो इससे यूज करेंगे। तो समय निकालना है तो दूरी बटे, दूरी कितनी थी 360 और चाल कितनी है x। अब ये कितना टाइम है, घंटे में है, घंटे लिखेंगे ना कि घंटा, ठीक है। तो 360 किलोमीटर दूरी चलने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 360 बटे x घंटे, ठीक है बच्चों। अब क्या करता है, दूसरी शर्त की बात करता हूं मैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि यदि दूर चाल x किलोमीटर से ना होकर 5 किलोमीटर और बड़ी होती तो मैं क्या करूंगा, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर और अधिक होती या और अधिक करने पर रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। अब कितना समय लेगी, तो देखिए दूरी अभी भी उतनी है और चाल कितनी होगी x प्लस 5, तो ये घंटे हैं। अब वो कह रहा है कि ये घंटा एक कम है, ये एक ज्यादा है, ठीक है। यानी इस चाल से चलता तो 1 घंटा कम समय लेती, इसका मतलब ये 1 घंटा कम है। तब बात प्रश्नानुसार हो रही है, अभी प्रश्न के अनुसार ही चल रहे हैं। तो 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1, ये हो जाना चाहिए था, ठीक है बच्चों। यहां से क्या करेंगे हम लोग, 360 कॉमन लिया, ब्रैकेट से बाहर कर दिया। इसका भिन्न हल करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 5 एलसीएम हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इस तरह बराबर 1। ये x से x कट गया तो ये कितना आने वाला है बच्चों, यहां से आएगा 360 इंटू 5 बराबर x x प्लस 5। अब देखिए इसी स्टेप को यहां से लिखते हैं, क्या आने वाला है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और 36 पंचे 180 मतलब 1800, और इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये बन गया मेरा समीकरण। इसमें लगानी है मेरे को त्रिपदी। कौन सी त्रिपदी लगेगी, 18 पंचे 90, घटाकर त्रिपदी लगेगी, ठीक है। तो घटाकर का मतलब क्या हो गया है, 5 चौगु 20 हो जाते हैं, बल्कि मेरे को चाहिए 5 का अंतर चाहिए। 50 55 25 से ऊपर चला जाएगा, 40 45 45 चौकू 45 90 9 180, ठीक है बच्चों। यही त्रिपदी लगेगी x स्क्वायर प्लस का
45 माइनस 40, 45 चौकू 1800 ही होते हैं। ठीक है, ये 40 बार जब गुणा करेंगे 45 का तो 1800 आने वाले हैं। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45, सॉरी प्लस का हो जाएगा 45x माइनस के 40x माइनस के 1800। अगली स्टेप में यहाँ आने वाले हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 45 है ना, माइनस के 40 कॉमन आ जाएंगे तो x प्लस 45 ही आएगा। अगली स्टेप में क्या बनने वाला है, x प्लस 45 और x माइनस 40। देखिए यहाँ से तो माइनस की चाल आएगी तो चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसके निगलेक्ट कर देंगे। तो मैं यही ब्रैकेट लेने वाला हूँ, यानी कि अतः या लिख देते हैं जब x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अतः मैं लिखूंगा क्या कि रेलगाड़ी की अभीष्ट चाल जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। देखिए बच्चों, ये जो मैंने इसे ऐसे लंबे लंबे लिखा है ना, स्टेप बना बना के, आप लोग इसके बाद इसको नीचे लिख सकते हैं और इसको और नीचे, फिर इसको और नीचे, इसको और नीचे, इसको और नीचे, इस तरह से भी चलेंगे। हमारे पास जो बोर्ड है वो लंबाई में ज़्यादा है, ऊपर से नीचे वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए समस्या आ रही है, तो मैं स्टेप के लिए ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। आप चाहें तो ऊपर नीचे करके, जरूरी नहीं है मैंने ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिखें, आपकी पेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेज कैसा है और कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7th का जो अथवा वाला है वो सेट हल करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए उसके लिए मैं समीकरण लिख लेता हूं, उसके बाद हल करेंगे उसको। चलिए देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का और उसमें अथवा में दिया गया है, आपको पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपने 7th के का को ही अगर सॉल्व कर दिया है तो आपको अथवा वाला सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला हल करिए या नीचे वाला, जो आता है आप उसे हल करें। तो मैं तो यहाँ पे इसलिए हल करवा रहा हूँ क्योंकि ये अनसॉल्व्ड पेपर है, हम लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं, ना कि पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब पेपर मिलेगा आपको स्कूल में तो आपको अथवा में से कोई एक ही करना होता है। ठीक है, या तो ऊपर वाला या अथवा के नीचे वाला। तो बच्चों ये तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं नीचे वाला भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि बाई चांस हो सकता है ऊपर वाला ना आए और नीचे वाला आ जाए, तो आप कर लें। ठीक है बच्चों, और देखिए इसमें क्या है कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 और x का मान -4, 7 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी कुछ भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगली स्टेप से। इसको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। x प्लस 4 आ गया और x माइनस 7 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर x माइनस 7 माइनस x प्लस 4। देखिए माइनस के बाद आप ब्रैकेट में ही लिखें, क्योंकि जब से ही आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया समझिए गलती होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो जब भी आप ऐसे कभी भिन्न लगाएं तो यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट लगाएं, जिससे कि आपको जो दिक्कत है ना, चिन्ह की गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो आपको चिन्ह की कोई समस्या ना होने पाए। तो x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का, चलिए माइनस का हो जाएगा 7x प्लस का हो जाएगा 4x प्लस माइनस का हो जाएगा 28 बराबर 11/30 है ना। चलिए अगली बात, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस का 11/x स्क्वायर माइनस 7x, 7x नहीं बचा, माइनस का 3x बचा है यहाँ पे। 7 में से 4 चला जाएगा क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के, तो माइनस का 3x बचा, माइनस का 28 पूरे के बटे हैं 11, पूरे के बराबर है 11/30, 11 एकन 11 है ना। तो ये क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 28, ये इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो यही वाला जो इक्वेशन है कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बचेगा यहाँ। इसमें क्या करना है, अब मेरे को फैक्टर करनी है, बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस 2
कितना लिखे सकते हैं, बस 2 + 1 की तरफ दी लगने वाली है, 2 और 1 3, 2 1 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का x आने वाला है, प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, अतः समीकरण के अभीष्ट हल क्या होने वाले हैं, 1, 2। बस बच्चों ये पेपर का सेट हल हो गया है। और बच्चों देखिए, अगर हमारी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे इन वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप उनके पास तक पहुंचाइए। किसी के पास अगर आपका किसी का भला करते हैं, जैसे आपसे कोई पैसा नहीं लग रहा है इस यूट्यूब पर वीडियो देखने का, तो उन लोगों से भी नहीं लगेगा। तो आप दूसरों की सहायता करें और समाज में ऐसे रहें जैसे अपने से बड़ों का, माता पिता का सम्मान करें। इससे आपको एक सुख और एक कह सकता हूँ एक आत्मसात करने का समय मिलता है, जिससे कि आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। तो बच्चों हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर और करते रहिए। अगर कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इसी के साथ ये वाला भी सेट हल हो गया है। अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में और किसी नेक्स्ट नए चैप्टर या नए सेट के साथ। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।